हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द गेटवे क्लासेस। माय नेम इज गुलशन कुमार और मैं आपको पढ़ा रहा हूं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 में हमारी यूनिट चल रही है मैट्रिसेस और आज का हमारा टॉपिक है लीनियर डिपेंडेंस एंड लीनियर इंडिपेंडेंस ऑफ वेक्टर। और आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कोर्स की डिटेल बता देता हूं कि अगर आप इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 को गेटवे क्लासेस ऐप पर पढ़ते हैं तो आपको गेटवे क्लासेस ऐप पर क्या क्या मिलेगा। तो देखिए यहां पर आपको मिलेंगे रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स जहां पर मैं 100% सिलेबस कवर कराऊंगा। उसके बाद आपको सभी वीडियो लेक्चर्स के पीडीएफ नोट्स आपको मिलेंगे, लेक्चर वाइज आपको डीपीपी मिलेगी और सभी डीपीपी का डिटेल हैंड रिटन सॉल्यूशन आपको मिलेगा जहां से आप अपने सॉल्यूशन को क्रॉस चेक कर सकते हैं। उसके बाद आपको यूनिट वाइज आपकी लाइव डाउट क्लासेस होंगी, यूनिट वाइज आपका टेस्ट भी होगा और यूनिट वाइज आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस का सेट भी मिलेगा जहां से आप एक्स्ट्रा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये सब आपको मिलेगा गेटवे क्लासेस ऐप पर जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अब एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता देता हूं, बहुत स्टूडेंट को कंफ्यूजन रहता है कि सर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 का कोर्स कब तक कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि 100% सिलेबस हमारा कब तक कंप्लीट हो जाएगा। तो मैं आपको बता देता हूं ये सिलेबस आपका ऑन और बिफोर 15th ऑफ नवंबर यानी कि 15 नवंबर से पहले या 15 नवंबर तक आपका ये कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। अब अगर हम बात करें सेमेस्टर एग्जाम की, जो आपका फाइनल एग्जाम है वो कब होगा, तो देखिए फाइनल एग्जाम की जो टेंटेटिव डेट है वो फरवरी में है, यानी कि एग्जाम स्टार्ट होने से लगभग 3 महीने पहले ही हमारा जो मैथमेटिक्स 1 का कोर्स है वो गेटवे क्लासेस ऐप पर कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद मैं आपको रिवीजन कराऊंगा। क्लियर हो गया सबको। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक और आज का हमारा टॉपिक है लीनियर डिपेंडेंस एंड लीनियर इंडिपेंडेंस ऑफ वेक्टर्स। अब देखिए यहां पर वेक्टर्स वर्ड आ रहा है तो आपको घबराना नहीं है कि यहां पर हम वेक्टर्स पढ़ने वाले हैं। एक्चुअल में यहां हम जो वेक्टर्स की बात कर रहे हैं ये मैट्रिक्स की फॉर्म में ही होंगे। बात समझ में आ रही है ना, या तो रो वेक्टर होगा या कॉलम वेक्टर होगा, तो मैट्रिक्स की फॉर्म में ही होगा। तो यहां पर हम वो वेक्टर नहीं पढ़ने वाले जो वेक्टर आपके दिमाग में हो सकता है कि अब आ रहा हो, जो आपने 11th-12th क्लास में फिजिक्स में और मैथ्स में पढ़ा है। तो मेरे ख्याल से आपको पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि यहां पर लीनियर डिपेंडेंस एंड लीनियर इंडिपेंडेंस ऑफ वेक्टर को हमें पढ़ना है लेकिन मैट्रिक्स की फॉर्म में। अब देखिए यहां पर जो क्वेश्चंस होंगे उन क्वेश्चंस को करने का क्या वर्किंग रूल होगा, वो पूरा का पूरा वर्किंग रूल मैंने यहां पर लिखा हुआ है। इस वर्किंग रूल को मैं आपको क्वेश्चंस के थ्रू ही समझाऊंगा, क्योंकि अभी अगर मैं इस वर्किंग रूल को आपको समझाऊंगा तो शायद आपको बहुत अच्छे से समझ में नहीं आएगा। तो इस वर्किंग रूल को हम समझेंगे क्वेश्चंस के थ्रू। अब यहां पर ये हमारा पहला क्वेश्चन आ गया। तो एक और इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता देता हूं, ये जो टॉपिक है लीनियर डिपेंडेंस एंड लीनियर इंडिपेंडेंस ऑफ वेक्टर, ये मैट्रिक्स के अंदर एक छोटा सा और बहुत ही आसान टॉपिक है जहां से जनरली यूनिवर्सिटी एग्जाम में 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, कभी कभी 7 मार्क्स का क्वेश्चन भी आ जाता है, लेकिन बहुत कम चांसेस 7 मार्क्स का क्वेश्चन आने की। 2 मार्क्स का क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा है, क्योंकि ये सिंपल सा टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है, तो इसको समझ लेते हैं, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन और क्वेश्चन के थ्रू ही मैं आपको पूरा वर्किंग रूल समझाने की कोशिश करूंगा जो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, फाइंड वेदर और नॉट द फॉलोइंग वेक्टर्स आर लीनियरली डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट। यानी कि हमें यहां पर ये चेक करना है कि यहां पर जो आपको 4 वेक्टर दे रखे हैं ये चारों वेक्टर लीनियरली डिपेंडेंट है या लीनियरली इंडिपेंडेंट है। क्योंकि यहां पर एक्चुअल में हमें करना क्या है, ये चेक करना है कि गिवन वेक्टर लीनियरली डिपेंडेंट है या लीनियरली इंडिपेंडेंट है, और उसी का वर्किंग रूल यहां पर लिखा हुआ है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले आपको जो वेक्टर्स दे रखे हैं, जो वेक्टर्स आपको दे रखे हैं उनको आप x1, x2, x3 और x4 से क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। तो सबसे पहले यहां पर जो पहला वेक्टर है उसको हम मान लेंगे लेट, जो आपका फर्स्ट वेक्टर है उसको आप x1 एज्यूम करेंगे। x1 देखिए क्या है फर्स्ट वेक्टर 1, 1, 1, 1। अगर आप देखें तो ये जो फर्स्ट वेक्टर इसको हम रो वेक्टर भी कहते हैं। जब आपको वेक्टर रो की फॉर्म में दे रखे हो तो उसको हम रो वेक्टर कहते हैं, और अगर आपको वेक्टर वर्टिकल दे रखा है तो उसको हम कॉलम वेक्टर कहते हैं। जो रो मैट्रिक्स और कॉलम मैट्रिक्स होती है, रो मैट्रिक्स जहां पर एक रो हो नंबर ऑफ कॉलम कितने भी हो सकते हैं, कॉलम मैट्रिक्स जहां पर एक कॉलम हो नंबर ऑफ रो कितने भी हो सकती है। तो मैंने जब आपको टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पढ़ाया था तो वहां पर मैंने आपको रो मैट्रिक्स और कॉलम मैट्रिक्स के बारे में बताया था। तो जैसे रो मैट्रिक्स होती है वैसे रो वेक्टर भी होता है, बस मैट्रिक्स में कॉमा नहीं लगता, यहां पर कॉमा लगा के एलिमेंट लिखते हैं। चलिए पहला वेक्टर तो ये आ गया। दूसरा वेक्टर देखिए जरा, दूसरे वेक्टर को हम x2 मान लेंगे। अब x2 क्या है, दूसरा वेक्टर हमारा ये है 0, 1, 1, 1।
ये सेकंड वेक्टर हो गया। थर्ड वेक्टर को x3 एज्यूम कर लीजिए, तो थर्ड वेक्टर क्या है 0, 0, 1, 1। उसके बाद नेक्स्ट वेक्टर हमारा x4 हो गया, इसमें क्या क्या है 0, 0, 0, 1। ये तो हमारे पास आगे चारों वेक्टर्स। अब जरा देखिए आगे नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या आएगा, जरा ध्यान से देखिए। अब आते हैं वापस वर्किंग रूल पे। देखिए पहला स्टेप क्या है, कंस्ट्रक्ट कोफिशिएंट मैट्रिक्स ए विद एलिमेंट्स ऑफ द गिवन वेक्टर एज कॉलम। इस पॉइंट को जरा ध्यान से समझिए, क्या कहा गया है। आपको एक कोफिशिएंट मैट्रिक्स बनानी है जिसका नाम हम रखेंगे ए। क्या करना है, एक कोफिशिएंट मैट्रिक्स बनानी है जिसका नाम क्या रखेंगे, ए। कैसे बनानी है, विद एलिमेंट्स ऑफ द गिवन वेक्टर। जो आपको वेक्टर दे रखे हैं ना, उन्हीं के एलिमेंट से बनानी है। कैसे, एज ए कॉलम। यानी कि कहने का मतलब यह है कि यहां पर जो आपका पहला वेक्टर है, इसको आप पहला कॉलम बनाएंगे मैट्रिक्स का, दूसरे वेक्टर को दूसरा कॉलम बनाएंगे, तीसरे वेक्टर को तीसरा कॉलम बनाएंगे, और चौथे वेक्टर को चौथा कॉलम हम बनाएंगे। अब देखिए कैसे, तो मैं यहां पर डायरेक्ट एक कोफिशिएंट मैट्रिक्स बना देता हूं ए। इस ए मैट्रिक्स का नाम क्या होगा, कोफिशिएंट मैट्रिक्स। चाहे तो आप यहां लिख सकते हैं कोफिशिएंट मैट्रिक्स। अब यहां पर देखो मैं कोफिशिएंट मैट्रिक्स बनाने जा रहा हूं, जरा ध्यान से देखो। पहला वेक्टर को पहले कॉलम में लिखेंगे तो 1, 1, 1, 1। फर्स्ट वेक्टर से फर्स्ट कॉलम बनेगा, सेकंड वेक्टर से सेकंड कॉलम बनेगा 0, 1, 1, 1। थर्ड वेक्टर से थर्ड कॉलम बनेगा 0, 0, 1, 1। और फोर्थ वेक्टर से फोर्थ कॉलम बनेगा 0, 0, 0, 1। तो आप देख सकते हैं यहां पर आपके पास एक 4x4 ऑर्डर की मैट्रिक्स बन करके तैयार हो गई है। ठीक है ना, तो एक स्टेप हमारा पूरा हो गया। अब आगे देखो जरा, एक स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट स्टेप चेक करते हैं आगे क्या करना है। तो देखो सेकंड वर्किंग रूल, सेकंड स्टेप वर्किंग रूल का, फाइंड रैंक ऑफ ए। ये जो मैट्रिक्स आपने बनाई है, इस मैट्रिक्स की आपको रैंक निकालनी है। और रैंक निकालनी आपको बहुत अच्छे से आती है, क्योंकि अगर प्रीवियस लेक्चर्स हम देखें तो लगभग 4-5 लेक्चर में हम रैंक ही कैलकुलेट कर रहे हैं, है ना। अब रैंक निकालने के हमारे पास 4 मेथड होते हैं। कौन से मेथड से रैंक निकालेंगे, तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, इक्लियन फॉर्म ऑफ मेथड सबसे आसान मेथड होता है रैंक निकालने का। तो उसी मेथड से हम इस मैट्रिक्स की रैंक को क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। देखिए एक चीज मैं आपको और बता दूं, इस टॉपिक को, इन क्वेश्चंस को करने के कई मेथड होते हैं। मैं आपको वो मेथड करा रहा हूं जो सबसे आसान है, ठीक है ना। तो यहां पर मैं सिर्फ एक ही मेथड से आपको सारे क्वेश्चन कराऊंगा, अलग अलग मेथड मैं यूज नहीं कर रहा हूं, क्योंकि छोटा सा टॉपिक है, आसान टॉपिक है, जनरली 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, तो हम इसमें ज्यादा टाइम खर्च नहीं करेंगे। आपको कोई भी क्वेश्चन आ जाए इस मेथड से सॉल्व हो जाएगा, जो मेथड मैं आपको बताने जा रहा हूं। देखिए जरा, तो यहां पर सबसे पहले आपको क्या करना है, इस मैट्रिक्स की रैंक निकालनी है। तो अगर आप इसमें इसकी रैंक निकालेंगे इक्लियन फॉर्म से, तो देखो इक्लियन फॉर्म से इसकी रैंक कैसे निकलेगी, जरा ध्यान देना। इक्लियन फॉर्म का मतलब है कि इसके डायगोनल के नीचे वाले जो एलिमेंट है, इनको आपको 0 बनाना पड़ेगा। यानी कि नीचे आपको जितने भी ये 1 दिखाई दे रहे हैं, इन सबको 0 बनाना है। क्या करना है, 0 बनाना है। तो सबसे पहले आप क्या करो, सबसे पहले इस 1 के नीचे 0 बनाओ। इन तीनों एलिमेंट्स को क्या करो, आप 0 बना दो। कैसे बनाएंगे 0, यहां पर ध्यान दीजिए, मैं ऑपरेशन लिखने जा रहा हूं इनको 0 बनाने का। तो सबसे पहले आप देखो, ये तो 0 बनाना बहुत आसान है। इस 1 में से इस 1 को माइनस कर दो, इस 1 से इस 1 को माइनस कर दो, इस 1 से इस 1 को माइनस कर दो। एक चीज ध्यान रखना, जब आप 1 के नीचे 0 बनाने जा रहे हैं, तो याद रखना इस 1 के नीचे ये तीनों के तीनों 0 जब बनाओगे आप, तो इसी 1 की हेल्प से बनाओगे। कई बार स्टूडेंट गलती कर देता है, मान लो इसको 0 बनाना, तो वो इसमें से इसको माइनस करेगा, गलत हो जाएगा। आपको इसी 1 को माइनस करना, इसी की हेल्प से तीनों 0 बनाने। तो चलिए बनाते हैं। तो मैं यहां पर पहला ऑपरेशन लिखता हूं, R2 में चेंज, R2 में चेंज। देखिए R2 में चेंज, R2 माइनस R1, R3 में चेंज, R3 माइनस R1, और R4 में चेंज, R4 माइनस R1। ये ऑपरेशन मैं यहां पर लगा देता हूं। तो मेरे पास जो नई मैट्रिक्स आएगी वो इसी मैट्रिक्स के क्या होगी, इक्विवेलेंट होगी। तो मैं यहां पर इक्विवेलेंट का मैंने सिंबल यूज कर लिया। तो A इज इक्विवेलेंट टू, देखिए जरा, अब यहां पर जरा ध्यान दे, देखो पहली रो में कोई चेंज नहीं है, तो फर्स्ट रो को मैं ऐसे ही लिखूंगा 1, 0, 0 एंड 0। इसमें कोई चेंज नहीं आया हमारा। आगे बढ़ते हैं। देखिए उसके बाद सेकंड रो, इसमें से इसको माइनस करो, तो 1 माइनस 1 0, और यहां देखो 1 में से 0 को माइनस करो, 0 1 आएगा, यहां 0 ही आएगा, यहां 0 आएगा। क्लियर है। सेकंड ऑपरेशन, R3 में से R1 को माइनस करना है, तो देखिए 1 माइनस 1
0, 1 माइनस 0 1, 1 माइनस 0 1 और ये 0। R4 में से R1 को माइनस करना है तो 1 माइनस 1 0 और ये 1 और ये भी 1 और ये भी 1। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी हमारी इक्लियन फॉर्म नहीं आई है, मैं आपको बता चुका हूं इक्लियन फॉर्म बनाने के लिए कुछ नहीं करना होता, सिर्फ डायगोनल के नीचे वाले एलिमेंट्स को जीरो करना होता है, वही मैं यहां पर कर रहा हूं। अब क्या करेंगे, इसको जीरो बनाएंगे और इसको जीरो बनाएंगे, किसकी हेल्प से, इस 1 की हेल्प से, क्योंकि ये 1 हमारा क्या है, डायगोनल एलिमेंट है, तो इन दोनों को जीरो बनाना है, बहुत आसान है। फिर से ऑपरेशन लगा देते हैं, देखिए क्या ऑपरेशन लगेगा। R3 में चेंज, R3 में चेंज, R3 माइनस R2, देखिए माइनस R2। मैं पूरा प्रोसीजर आपको पहले बहुत बार एक्सप्लेन कर चुका हूं, जब आपने इसको 1 बनाया तो इसी के हेल्प से इन दोनों को जीरो बनाएंगे, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। चलिए R3 में से R2 माइनस करेंगे और फिर हमारे पास नेक्स्ट होगा R4 में चेंज, R4 माइनस का R2, तो यहां से आपको नेक्स्ट इक्विवेलेंट मैट्रिक्स आपको मिल जाएगी, जरा ध्यान से देखें। तो यहीं पर मैं लिख देता हूं, देखिए ए के इक्विवेलेंट नई मैट्रिक्स आपके पास आएगी, क्या आएगी, उसके एलिमेंट्स मैं यहां पर लिखने जा रहा हूं, देखिए ध्यान से। देखिए पहली दो रो में कोई चेंज नहीं है तो 1 0 0 एंड 0। सेकेंड रो में भी कोई चेंज नहीं है, 0 1 0 0। थर्ड रो में चेंज है, देखो 0 माइनस 0 0, 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 0 1 और 0 माइनस 0 0। फिर यहां पर आ जाओ, 0 माइनस 0 0, 1 माइनस 1 0 और यहां पर 1 माइनस 0 1 और यहां पर भी 1 माइनस 0 1 आपका आ जाएगा। अब देखो जरा आगे नेक्स्ट स्टेप देखो, अब यहां पर जरा ध्यान दीजिए, अब क्या करना है, इसको जीरो बनाना है, किसकी हेल्प से, इसको जीरो बनाना है इस 1 की हेल्प से। तो एक बार और यहां पर मैं ऑपरेशन लगाने जा रहा हूं, जरा ध्यान से देखेंगे, बहुत आसान ये हमारे लिए हो जाएगा। चलिए देखिए, तो R4 में चेंज, R4 में चेंज, R4 में चेंज, क्या चेंज होगा, R4 में से माइनस कर दो R3 को, तो ये भी जीरो बन जाएगा। चलिए बनाते हैं, तो देखिए क्या आएगा, तो जो नई मैट्रिक्स आएगी वो ए के ही क्या होगी, इक्विवेलेंट होगी, और उसके अंदर देखिए एलिमेंट्स क्या क्या होंगे, इसके अंदर क्या क्या एलिमेंट आएंगे। पहली 3 रो में कोई चेंज नहीं है तो 1 0 0 0। सेकेंड रो में कोई चेंज नहीं है, 0 1 0 0। थर्ड रो में कोई चेंज नहीं है, 0 0 1 0। फोर्थ रो में चेंज है तो 0 0 आएगा पहले, तो 0 0। देखिए याद रखना, R4 में से R3 को माइनस करना, 0 माइनस 0 0 माइनस 0 1 माइनस 1 0 और 1 माइनस 0 1 आएगा। अब यहां पर ये जो हमारी मैट्रिक्स है ये इक्लियन फॉर्म में कन्वर्ट हो चुकी है, क्यों, क्योंकि देखो आप डायगोनल के नीचे वाले सारे एलिमेंट जीरो आ चुके हैं, इसका मतलब ये कैसी मैट्रिक्स है, इट इज एन इक्लियन फॉर्म। कैसी मैट्रिक्स है, इक्लियन फॉर्म। तो यहां पर मैं लिख भी देता हूं, विच इज एन इक्लियन फॉर्म, ये क्या है, मैट्रिक्स की इक्लियन फॉर्म है। और मैट्रिक्स की इक्लियन फॉर्म के अंदर जितनी भी नॉन जीरो रो होती हैं उतनी ही मैट्रिक्स की रैंक होती है। तो यहां पर अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज द रैंक ऑफ मैट्रिक्स, तो देखिए यहां पर आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, नंबर ऑफ नॉन जीरो रो देखनी है। तो देखो ये भी नॉन जीरो रो है क्योंकि इसमें 1 आ रहा है, ये भी नॉन जीरो रो है क्योंकि इसमें भी 1 है, ये भी नॉन जीरो, ये भी नॉन जीरो। नॉन जीरो रो का मतलब है कि अगर रो के अंदर एक भी नंबर नॉन जीरो है तो वो पूरी रो नॉन जीरो कहलाएगी। हाँ, अगर किसी रो में सारे जीरो हैं तब वो जीरो कहलाती है। तो इसके अंदर नंबर ऑफ नॉन जीरो रो कितनी है, 4। तो इसका मतलब इस मैट्रिक्स की रैंक कितनी आ गई, 4। अब थोड़ा सा पीछे चलते हैं वर्किंग रूल पे। स्टेप नंबर 2 हमारा पूरा हो गया, हमने रैंक कैलकुलेट कर ली है। अब आगे बढ़ते हैं, नाउ स्टेप नंबर 3। अब यहां पर जरा ध्यान से समझो, देखिए अगर मैट्रिक्स की रैंक, इफ रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स ए इज लेस देन नंबर ऑफ वेक्टर, क्या यहां पर हमारी जो मैट्रिक्स की रैंक आई है क्या वो नंबर ऑफ वेक्टर से कम है। तो यहां पर पहले ये देखो कि नंबर ऑफ वेक्टर कितने हैं, 1 2 3 4, 4 वेक्टर हैं, रैंक भी कितनी है, 4 है। इसका मतलब जो हमारी रैंक है, जरा ध्यान से इस बात को समझिए, जो हमारी रैंक है वो इक्वल टू है, किसके इक्वल है, नंबर ऑफ वेक्टर्स के इक्वल है। रैंक क्या है, नंबर ऑफ वेक्टर्स के इक्वल है।
वापस चलते हैं। इसका मतलब स्टेप 3 का ये वाला केस नहीं बन रहा है ना, इसमें तो रैंक क्या होती है, नंबर ऑफ वेक्टर से कम होती है, तो ये वाला केस नहीं बन रहा है हमारा, फिलहाल ये वाला केस बन रहा है, ये नहीं बन रहा है। देखो रैंक जो है वो नंबर ऑफ वेक्टर्स के इक्वल है। अब अगर रैंक नंबर ऑफ वेक्टर्स के इक्वल हुई तो क्या होगा, जरा यहां ध्यान से समझिए। अगर रैंक नंबर ऑफ वेक्टर के इक्वल हुई, अगर रैंक हमारी क्या हुई, नंबर ऑफ वेक्टर्स के इक्वल हुई, तो जरा यहां ध्यान से समझो, अगर हमारी रैंक नंबर ऑफ वेक्टर्स के इक्वल हो गई तो देखो क्या लिखा है, देन द गिवन सेट ऑफ वेक्टर इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो हमारा जो वेक्टर्स का सेट होगा वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, यहां पर हम लिखेंगे हेंस गिवन सेट ऑफ वेक्टर्स, हेंस गिवन hence given set of vectors are linearly independent। कैसा है ये सेट, लीनियरली इंडिपेंडेंट है। और हमसे शायद यही तो पूछा था, है ना, क्या कहा था कि फाइंड वेदर और नॉट द फॉलोइंग वेक्टर्स आर लीनियरली डिपेंडेंट और लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो हमने बता दिया कि गिवन सेट ऑफ वेक्टर जो है वो लीनियरली क्या है, इंडिपेंडेंट है, और यही हमसे पूछा था। अब एक चीज और ध्यान रखना, यहां पर पूछा नहीं, देखिए जब कोई सेट लीनियरली इंडिपेंडेंट होता है तो वहां पर जो स्केलर्स होते हैं, जितने वेक्टर होते हैं उतने ही स्केलर आते हैं, इनकी बात करेंगे अभी। इस सेट ऑफ एन वेक्टर, जैसे यहाँ पर जितने वेक्टर हैं उतने स्केलर होंगे, जैसे यहाँ पर 4 वेक्टर हैं तो 4 ही स्केलर होंगे, k1 k2 k3 k4, इन सब की वैल्यू 0 होती है। तो हमसे यहाँ पर वैल्यू पूछी नहीं है। अगर मान लो इस क्वेश्चन में हमसे ये भी पूछ लेते कि व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ स्केलर, तो हम क्या कहते, k1, देखिए कितने वेक्टर हैं, 4, स्केलर भी कितने होंगे, 4, k1 k2 k3 k4, चारों की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। तो इस चीज का ध्यान रखना कि अगर आपसे स्केलर की वैल्यू पूछ ली जाए तो आप यहां पर कह सकते हैं कि सबकी वैल्यू क्या होगी, 0, k1 इक्वल टू k2 इक्वल टू k3 इक्वल टू k4 एंड ऑल आर इक्वल टू 0। सबके सब क्या होंगे, 0 होंगे। तो मेरे ख्याल से बहुत ही आसान सा सिंपल सा क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, और जो हमारा वर्किंग रूल था वो भी समझ में आ गया होगा कि सबसे पहले मैट्रिक्स लिखनी है ए, कैसे लिखनी है, गिवन वेक्टर की हेल्प से, फिर उसकी रैंक निकालनी है। अब रैंक अगर इक्वल आ गई तो लीनियरली इंडिपेंडेंट है, और लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा तो स्केलर की वैल्यू 0 होगी। ठीक, अब चलिए, अब ये वाला जो पार्ट है ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन में आएगा, तो अभी फिलहाल आगे का क्वेश्चन करते हैं। सो दैट द कॉलम वेक्टर्स, देखो यहां पर आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। अब देखो यहां पर क्या है, यहां पर आपको ऑलरेडी जो वेक्टर है वो पहले से ही मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख कर दे दिए। इसका मतलब यहां पर एक स्टेप पहले ही हो चुका है। कौन सा स्टेप, ये कंस्ट्रक्ट कोफिशिएंट मैट्रिक्स। तो यहां पर अगर आप ध्यान दें तो हमें इस क्वेश्चन में क्या है कि ये जो मैट्रिक्स है, डायरेक्ट हमें ये मैट्रिक्स दी गई है, वेक्टर नहीं दी गए, तो हमें क्वेश्चन को यहां से स्टार्ट करना है। तो ये तो और आसान हो गया, है ना। आपको क्या शो करना है, आपको ये शो करना है कि सो दैट द कॉलम वेक्टर, देखो ये तीनों के तीनों क्या है, कॉलम वेक्टर है, आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। आपको ये शो करना है कि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले इस गिवन मैट्रिक्स को लिखेंगे। याद रखना इसमें ये तीनों क्या है, वेक्टर्स हैं। क्या है, वेक्टर्स हैं। तो मैं पहले इस मैट्रिक्स को लिख लेता हूं, जरा ध्यान से देखो, मैट्रिक्स ए। तो मैट्रिक्स ए के अंदर एलिमेंट हमारे आ रहे हैं 1 0 0 6 2 1 4 3 2। तो यहां पर हमारे पास पहला कॉलम, देखिए x1 की वैल्यू ये x2 की वैल्यू और ये x3 की वैल्यू। क्लियरली हमें ये शो करना है कि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है या डिपेंडेंट है। तो क्या करेंगे, जरा ध्यान दीजिए। सबसे पहले इस मैट्रिक्स के हम क्या करेंगे, रैंक फाइंड आउट करेंगे। रैंक फाइंड करने के लिए आपको इसके नीचे वाले सारे एलिमेंट को क्या करना पड़ेगा, 0 करना पड़ेगा। तो चलिए करते हैं 0। अब यहां पर जरा ध्यान दीजिए, तो क्या ऑपरेशन लगेगा, देखिए R2 में चेंज R2 प्लस, देखिए इस 6 में मैं क्या ऐड करूंगी, ये 0 हो जाए, तो इसमें आप ऐड कर दो माइनस का 6 टाइम्स ऑफ R1। सेकेंड देखो R3 में चेंज R3 प्लस माइनस का 4 टाइम्स ऑफ R1। देखो इसमें आप -4 ऐड कर दोगे तो ये 0 हो जाएगा। दोनों ऑपरेशन अगर आप यहां पर लगा देते हैं तो आपके पास जो नेक्स्ट मैट्रिक्स आएगी वो एक ही क्या होगी,
इक्विवेलेंट होगी और इसके अंदर जो एलिमेंट्स आएंगे वो मैं यहां लिखने जा रहा हूं। पहली रो में कोई चेंज नहीं है 1 0 0। सेकेंड रो में ये 0 बन जाएगा। देखो यहां पर क्या बनेगा आपका 0 बनेगा क्योंकि यहां पर 6 माइनस 6 0। ये 2 ही रहेगा क्योंकि उधर 0 है, ये 1 ही रहेगा क्योंकि उधर 0 है। यहां पर आ जाओ ये 0 बन जाएगा, ये 3 एज इट इज रहेगा, ये 2 एज इट इज रहेगा क्योंकि यहां 0 0 है ना। नेक्स्ट ऑपरेशन देखो जरा, तो यहां पर नेक्स्ट ऑपरेशन हमारा क्या होगा। देखो अब मुझे क्या करना है, इसको 0 बनाना है इस 2 की हेल्प से। तो क्या करें, देखो हम इस 2 को 1 बना सकते हैं क्योंकि कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। तो अब इस 2 को अगर आपको 1 बनाना है तो एक तरीका तो ये कि आप इसको 2 से डिवाइड कर दो, लेकिन ये फ्रैक्शन में आ जाएगा। लेकिन यहां पर फ्रैक्शन में आने का कोई फर्क हमें नहीं पड़ने वाला है क्योंकि हमारा ये लास्ट स्टेप है भाई, इसके बाद तो इक्विवेलेंट फॉर्म बन जाएगी। तो अगर लास्ट स्टेप में फ्रैक्शन बन भी रहा है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। क्लियर है। तो एक काम करते हैं, इसको 2 से पहले क्या कर लेते हैं, ऊपर वाले को डिवाइड कर लेते हैं, यानी कि इसको पहले 1 बना लेते हैं। तो यहां पर R2 में चेंज और 1/2 R2 में यहां कर देता हूं। देखिए और भी बहुत सारे तरीके इस स्टेप को करने के लिए। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि इसमें से इसको माइनस कर दो, यहां 1 बन जाएगा, फिर इन दोनों को आपस में इंटरचेंज कर दो और उसके बाद नीचे 0 बना दो। लेकिन 2 स्टेप बढ़ जाएंगे और यहां पर स्टेप बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि जब आसानी से हो रहा है तो क्यों स्टेप बढ़ा रहे हैं। एक तरीका यह भी है कि आप इस रो को 3 से मल्टीप्लाई कर दो और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो दोनों जगह 6 6 बन जाएगा, फिर इसको 0 बना दो। तो बहुत तरीके हैं इसको करने के, जो आसान हो आप वैसा कर सकते हैं, जो आपको आसान लगे। चलिए तो मैं यहां पर देखिए क्या करता हूं, इसको 2 से पहले डिवाइड कर देता हूं तो क्या बनेगा जरा ध्यान देना। देखिए तो हमारे पास जो नई मैट्रिक्स आएगी जो ए के ही क्या होगी, इक्विवेलेंट होगी। तो ए इज इक्विवेलेंट टू, पहली रो में कोई चेंज नहीं है 1 0 0। सेकेंड रो 0 1 एंड 1/2। थर्ड रो 0 3 एंड 2। नाउ नेक्स्ट स्टेप, अब मुझे क्या करना है, इस 3 को 0 बनाना है। तो मैं यहां पर क्या ऑपरेशन लगाऊंगा, R3 में चेंज R3 प्लस माइनस का 3 टाइम्स ऑफ R2। इसको -3 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो, 0 बन जाएगा। तो देखिए 0 बन जाएगा तो क्या आएगा हमारे पास, जो नई मैट्रिक्स हमारे पास आएगी, तो A इज इक्विवेलेंट टू 1 0 0 0 1 1/2 और यहां पर 0 और ये भी 0। अब देखो यहां पर कितना बचेगा 2 और इस 2 में मुझे क्या ऐड करना है, इसका 3 टाइम्स, तो यानी कि -3/2। तो ये कितना आ जाएगा 1/2 ही आ जाएगा यहां पर भी। तो ये हमारे पास देखिए इक्विलिब्रियम फॉर्म आ चुकी है। ये क्या आ चुकी है हमारे पास, इक्विलिब्रियम फॉर्म। क्यों, क्योंकि डायगोनल के नीचे वाले सभी एलिमेंट 0 हो चुके हैं। नाउ इट इज एन इक्विलिब्रियम फॉर्म। तो विच इज एन इक्विलिब्रियम फॉर्म, विच इज एन इक्विलिब्रियम फॉर्म। ये क्या है, मैट्रिक्स की इक्विलिब्रियम फॉर्म है। और मैट्रिक्स की इक्विलिब्रियम फॉर्म में जितने भी नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज होती हैं वही हमारी मैट्रिक्स की क्या होती है, रैंक होती है। तो अब यहां पर देखा जाए तो इस मैट्रिक्स की रैंक कितनी है, देखिए जरा ना, रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ नॉन जीरो रो, 3 नॉन जीरो रो है, यानी कि इस बार भी नंबर ऑफ नॉन जीरो रो किसके इक्वल है, नंबर ऑफ वेक्टर्स के इक्वल है, नंबर ऑफ वेक्टर्स के इक्वल है। क्लियर है ना, नंबर ऑफ वेक्टर के इक्वल है। तो अगर यहां पर रैंक हमारी नंबर ऑफ वेक्टर्स के इक्वल है तो हम कह सकते हैं कि यहां पर जो कॉलम वेक्टर होंगे इस मैट्रिक्स के वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे। तो मेरे ख्याल से मेरा पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। तो यहां पर लिखेंगे हेंस द गिवन सेट ऑफ hence the given set of column vectors are linearly independent। तो ये जो सेट है हमारा ये लीनियरली क्या है, इंडिपेंडेंट है। ठीक है ना। अब इसमें देखो इतना ही आपको करना है। आप यहां पर ज्यादा से ज्यादा और क्या कर सकते हैं, यहां पर x1 x2 x3 लिख सकते हैं। जैसे आपका ये x1 हो गया, ये x2 हो गया और ये क्या हो गया, x3 हो गया।
तो इनको आप लिख लेना x1 x2 x3 और उसके बाद इतना आपको क्या कर देना है, इसको प्रूव कर देना। तो यहां पर ये क्वेश्चन भी हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो मैंने जो अभी 2 क्वेश्चन आपको कराए, ये दोनों के दोनों क्वेश्चन ही क्या थे, लीनियरली इंडिपेंडेंट वाला केस था। क्या था, लीनियरली इंडिपेंडेंट वाला केस था। अब मैं आपको 2 क्वेश्चन ऐसे कराने जा रहा हूं जहां पर हमारी जो रैंक है वो नंबर ऑफ वेक्टर से कम आएगी, और जब रैंक नंबर ऑफ वेक्टर से कम आती है तो वेक्टर्स डिपेंडेंट होते हैं। क्या होते हैं, वेक्टर्स डिपेंडेंट होते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, सो दैट द वेक्टर्स आर लीनियरली डिपेंडेंट। इन्होंने बोल दिया कि ये लीनियरली डिपेंडेंट है ना, आपको ऐसा क्या करना है, शो करना है। अब अगर वेक्टर लीनियरली डिपेंडेंट है, देखिए सीधी सी बात है, अगर वेक्टर लीनियरली डिपेंडेंट है तो मतलब वेक्टर के बीच में आपस में कोई ना कोई रिलेशन होगी। देखिए लीनियरली का मतलब तो आप समझते हैं, लीनियरली डिपेंडेंट का मतलब है कि वहां पर जो वेक्टर होंगे उसकी पावर क्या होगी, 1 होगी। तो हमें वेक्टर्स के बीच में रिलेशन भी निकालनी है और ये भी प्रूव करना है कि वेक्टर्स लीनियरली क्या है, डिपेंडेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहां पर x1 x2 x3 x4 को लिख लेते हैं, 3 ही है यहां पर x3 तक। तो यहां पर जरा ध्यान दें, यहां पर हमें वेक्टर के नाम पहले से ही दे रखे हैं तो हमें मानने की जरूरत नहीं है। x1 क्या है, 1 -1 1 -1 +1। नेक्स्ट है 2 1 1 2 1 1। थर्ड वेक्टर 2 1 1 3 0 2। थर्ड वेक्टर है हमारे पास 3 0 2। ना अब क्या करना है ना, पहला स्टेप कोफिशिएंट मैट्रिक्स। अब यहां पर मैं क्या करूंगा, कोफिशिएंट मैट्रिक्स लिखूंगा, कोफिशिएंट मैट्रिक्स। और कोफिशिएंट मैट्रिक्स क्या होती है हमारे पास, ए। कोफिशिएंट मैट्रिक्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं ए से। पहला स्टेप, कंस्ट्रक्ट कोफिशिएंट मैट्रिक्स ए विद एलिमेंट्स ऑफ द गिवन वेक्टर एज कॉलम, और उसके बाद रैंक निकालेंगे। चलिए तो यहां पर मैं मैट्रिक्स ए को लिखने जा रहा हूं। मैट्रिक्स ए देखिए क्या क्या एलिमेंट आएंगे मैट्रिक्स ए में। तो फर्स्ट वेक्टर का फर्स्ट कॉलम बनेगा तो 1 -1 और +1। सेकंड वेक्टर का सेकंड कॉलम बनेगा 2 1 1। थर्ड वेक्टर का थर्ड कॉलम बनेगा 3 0 2। अब हमें क्या करना है, इसकी रैंक फाइंड आउट करनी है। रैंक फाइंड करने के लिए आपको इसको 0 बनाना पड़ेगा और इसको 0 बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये डायगोनल है। हमें इन तीनों को 0 बनाना है, तो पहली बार में इन दोनों को 0 बनाएंगे। ठीक है, जब ये 0 बन जाएगा तब इसको 0 बनाएंगे। तो यहां पर मैं ऑपरेशन लिखता हूं, R2 में चेंज R2 + R1। देखो -1 में +1 ऐड कर दो 0 बन जाएगा। और R3 में चेंज R3 माइनस में R1, 1 में से 1 को माइनस कर दो 0 बन जाएगा। चलिए स्टार्ट करते। देखिए तो यहां पर अब हमारे पास जो नई मैट्रिक्स आएगी वो एक ही क्या होगी, इक्विवेलेंट होगी। और इसके अंदर जो एलिमेंट्स आएंगे वो देखिए क्या होंगे। पहली रो में कोई चेंज नहीं है तो पहली रो को तो जैसी थी वैसा ही लिख दो, 1 2 और 3। सेकेंड रो में क्या करना है, दोनों रो को ऐड करने। तो -1 + 1 0, यहां तो 0 आएगा। 1 + 2 3, यहां 3 आ जाएगा। 0 + 3 3, ये भी 3 आ जाएगा। उसके बाद नीचे आ जाओ, R3 में से R1 को माइनस करो तो 1 - 1 0, 1 - 2 -1, और उसके बाद 2 - 3, ये भी -1। तो यहां पर ये भी क्या आ गया, -1 आ गया। अब देखो क्या करना है ना, अब हमें इसको 0 बनाना है इसकी हेल्प से। अब ये 3 है तो एक काम करते हैं, पहले इस 3 को 1 बना लेते हैं। क्या करते हैं, इस 3 को 1 कैसे बनेगा, इस रो को आप 2 से 3 से डिवाइड कर दो। डिवाइड करने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, फ्रैक्शन भी नहीं बन रहा यहां। तो R2 में चेंज R2 को 1/3 से क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई, या 3 से डिवाइड, एक ही बात। सॉरी R2। देखिए यहां पर करने के स्टेप अलग अलग हो सकते हैं, आप अलग तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन आपको करना वही है जो यहां पर होना चाहिए। मतलब इसको 0 बनाना, 0 बनाने के तरीके अलग हो सकते हैं, लेकिन ऐसा कोई तरीका यूज मत करना जिससे कैलकुलेशन टफ हो जाए, या फिर जो 0 आपने पहले बनाया था वो 0 हट जाए। ऐसा कोई ऑपरेशन नहीं लगाना कि बने हुए 0 हट जाए। अगर ऐसा कोई ऑपरेशन आप लगा रहे हैं तो वो गलत है। चलिए तो अब देखिए हमारी जो नई मैट्रिक्स आएगी जो ए के ही क्या होगी, इक्विवेलेंट होगी। तो A इज इक्विवेलेंट टू, देखिए R2 में चेंज करना है तो फर्स्ट रो में कोई चेंज नहीं है, 1 2 3, ये हमारा 0 1 1 0 -1 -1, ये आ गया हमारे पास।
अब आगे बढ़ते, नेक्स्ट स्टेप देखिए। अब मुझे इसको 0 बनाना है तो बहुत आसान है, इसको इसमें ऐड कर दो। तो R3 में चेंज R3 प्लस R2, R3 प्लस R2 दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारे पास जो न्यू इक्विवेलेंट मैट्रिक्स आएगी उसके अंदर देखिए क्या क्या एलिमेंट आएंगे। पहली दो रो में कोई चेंज नहीं है, 1 2 3 0 1 1। और देखिए जब आप R3 में R2 को ऐड करेंगे तो ये 0 और ये भी 0 और ये भी 0। तो इसमें आपने देखा कि लास्ट वाली रो जो हो गई वो पूरी की पूरी 0 हो गई और ये हमारी क्या है, इक्लियन फॉर्म है। आप देख सकते हैं डायगोनल के नीचे वाले सभी एलिमेंट 0 हो चुके हैं। इसका मतलब ये क्या है, इक्लियन फॉर्म है। तो मैं यहां पर लिख देता हूं विच इज एन इक्लियन फॉर्म। देखिए तो विच इज एन इक्लियन फॉर्म, विच इज एन इक्लियन फॉर्म। अब यहां पर जरा ध्यान से देखें, है ना, ये हमारी क्या है, एक इक्लियन फॉर्म। देखो अब अगर ये इक्लियन फॉर्म है तो यहां पर इस मैट्रिक्स की जो रैंक है, मैट्रिक्स ए की रैंक कितनी आएगी, जरा ध्यान से देखो। तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 2, क्योंकि नॉन जीरो रो दो ही है, ये भी नॉन जीरो ये भी नॉन जीरो, क्लियर है। तो रैंक आ गई 2। और ये जो 2 है ये क्या है, लेस देन नंबर ऑफ वेक्टर। ये तो नंबर ऑफ वेक्टर से क्या है, नंबर ऑफ वेक्टर से कम है। नंबर ऑफ वेक्टर से क्या है, कम है। तो अगर ये नंबर ऑफ वेक्टर से कम है तो अब देखते हैं जरा कौन सा केस बन रहा है, पीछे आते हैं। देखिए अगर रैंक नंबर ऑफ वेक्टर से कम है देन द गिवन वेक्टर्स आर लीनियरली डिपेंडेंट। तो ये गिवन वेक्टर्स क्या होंगे, लीनियरली डिपेंडेंट होंगे। तो इसके बाद मैं लिखूंगा द गिवन सेट ऑफ वेक्टर्स इज या आर लीनियरली डिपेंडेंट, क्लियर है। चलिए अब अगर ये लीनियरली डिपेंडेंट है तो हमें इनके बीच में रिलेशन भी निकालनी पड़ेगी। अब रिलेशन पे ध्यान दो, देखो क्या लिखा, ए सेट ऑफ एन वेक्टर इज सेड टू बी लीनियर डिपेंडेंट इफ देयर एग्जिस्ट एन स्केलर। अगर ये वेक्टर लीनियरली डिपेंडेंट है तो इनके बीच में एक रिलेशन एग्जिस्ट करेगी और वो रिलेशन ये होगी k1 x1 k2 x2 k3 x3 जितने भी हैं। जैसे वहां पर हमारे पास 3 वेक्टर है तो k1 x1 आएगा, k2 x2 आएगा, k3 x3 आएगा, इक्वल टू में आएगा 0। उसके बाद क्या करना है आपको, ये जो k1 k2 k3 है इन तीनों की वैल्यू निकालनी है। वैल्यू को निकाल के आप यहां पर पुट कर देंगे तो हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा। याद रखना अगर वेक्टर डिपेंडेंट है तो k1 k2 k3 सब 0 नहीं होंगे। हाँ अगर इंडिपेंडेंट है तो k1 k2 k3 सब 0 होंगे। एक और चीज, यहां पर आप k1 k2 k3 की जगह a1 a2 a3 का भी यूज कर सकते हैं। या तो k1 k2 k3 यूज करेंगे या a1 a2 a3 यूज करेंगे, दोनों ही ठीक है, कोई दिक्कत यहां पर नहीं है, दोनों यूज होते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अपने क्वेश्चंस को करते हैं। हाँ तो हमारी जो रैंक है वो नंबर ऑफ वेक्टर से कम है तो हम यहां पर लिख सकते हैं हेंस गिवन सेट ऑफ वेक्टर, गिवन सेट ऑफ vectors are linearly dependent। कैसे हैं, लीनियरली डिपेंडेंट है। अब अगर ये लीनियरली डिपेंडेंट है तो इनके बीच में एक रिलेशन भी होगी। तो अब मैं यहां पर लिखूंगा लेट द रिलेशन between given vectors, let the relation between given vectors is। अब यहां पर मैं रिलेशन लिखने जा रहा हूं। मान लेते हैं कि जो हमारे गिवन वेक्टर है उनके बीच में जो रिलेशन है वो मैं यहां पर लिख रहा हूं। देखिए क्या रिलेशन, किस तरह से लिखेंगे, k1 x1 k2 x2 k3 x3 इक्वल टू में 0 और इसको मैं मान लेता हूं इक्वेशन नंबर 1। अब मुझे क्या करना है, इस इक्वेशन में k1 k2 k3 को निकाल के यहां पर पुट कर दूंगा तो मेरे पास फाइनल रिलेशन आ जाएगी। ये फाइनल नहीं है, अभी यहां से हमें k1 k2 k3 को क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब ये k1 k2 k3 कैसे कैलकुलेट होंगे ये मैं आपको बताता हूं। देखिए तो k1 k2 k3 आर कैलकुलेटेड एज फॉलोज। तो k1 कॉमा k2 कॉमा, देखिए
K1 कॉमा K2 कॉमा K3 are calculated as देखिए कैसे कैलकुलेट होंगे, अब यहां पर जरा ध्यान देंगे, ये स्टेप इंपॉर्टेंट है। देखिए एक्चुअल में कैसे कैलकुलेट करेंगे K1 K2 K3 को, क्योंकि उसको ही हमें यहां लाके पुट करना है। देखिए इसका तरीका क्या है, जो आपकी इक्लियन फॉर्म आई थी मैट्रिक्स की, लास्ट वाली जो फॉर्म आपके पास आई थी मैट्रिक्स की, यहां से कैलकुलेट होंगे आपके K1 K2 K3। कैसे, देखो इससे पहले मैंने आपको होमोजेनियस सिस्टम और नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन पढ़ाया था, वही चीज सेम कॉन्सेप्ट यहां पर हम लगाएंगे। देखिए कैसे, आप यहां पर क्या करेंगे, K1 को देखिए जैसे हम वहां पर क्या करते थे, इसको x से मल्टीप्लाई करते थे, x प्लस 2y प्लस 3z इक्वल टू जो भी इक्वल टू में दिया होता था। यहां पर जो इक्वल टू में है, यहां पर सबके इक्वल टू में आपको जीरो लिखना है। क्या लिखना है, सबके इक्वल टू में जीरो, क्योंकि हमारी जो रिलेशन है वो सबका सम इक्वल टू क्या, जीरो है। तो यहां पर देखो क्या करेंगे, 1 इंटू K1 2 इंटू K2 प्लस 3 इंटू K3 इक्वल टू जीरो। तो यहां से पहली इक्वेशन हमारी यहां से बनेगी। तो देखिए पहली इक्वेशन क्या होगी, K1 प्लस 2K2 प्लस 3K3 इक्वल टू जीरो। कहां से बनी है, जरा ध्यान से देखो एक बार और, यहां से 1 इंटू K1 2 इंटू K2 3 इंटू K3 यहां से बनी। दूसरी इक्वेशन यहां से बनेगी, देखो यहां पर K1 का कोफिशिएंट नहीं है, याद रखना यहां पर K1 K2 K3 XYZ की तरह काम कर रहे हैं, जैसे होमोजेनियस सिस्टम में करते थे। तो यहां पर आएगा 1 इंटू K1 2 इंटू K2 3 इंटू K3, और यहां पर आएगा देखो K1 वाला कोफिशिएंट यहां जीरो है, तो K2 प्लस K3 इक्वल टू जीरो। तो नेक्स्ट इक्वेशन हमारी आएगी K2 प्लस K3 इक्वल टू में जीरो। अब मैं एक काम करता हूं, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2 और इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 3। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हमें K1 K2 K3 की वैल्यू को फाइंड करना है। आप जरा देखो कैसे, देखिए मैं एक काम करता हूं, इक्वेशन थर्ड, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड जो हमारी ये लास्ट वाली इक्वेशन है, यहां से मैं क्या करता हूं, K2 इक्वल टू माइनस का K3 कर लेता हूं। ठीक, अब देखो इसको मैं कैसे लिखूंगा, जरा ध्यान से समझो यहां पर बात को। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, K2 अपॉन 1 इज इक्वल टू K3 अपॉन माइनस 1। कोई दिक्कत भाई, K2 को 1 से डिवाइड कर दो, कोई फर्क थोड़ी पड़ रहा है, और K3 को आप माइनस 1 से डिवाइड कर दो, तो देखो यहां पर K3 और ये माइनस 1, तो माइनस K3 रहेगा। और इसको आप क्या करेंगे, जरा ध्यान से देखें, देखिए यहां से ये जो स्टेप स्टार्ट हो रहा है बहुत इंपॉर्टेंट है ना। अब यहां पर आप क्या करेंगे, लेट ये जो आपका K1 अपॉन K1 है और K3 अपॉन माइनस 1 है, इसको आप एक दूसरा कांस्टेंट मान लो। मैं इसको मान लेता हूं K, स्मॉल K। क्या मान लिया इसको मैंने, स्मॉल K मान लिया। अब जरा यहां पर ध्यान देंगे, देखिए तो यहां से मुझे क्या मिल जाएगा, K1 और K2 की वैल्यू मिल जाएगी। अब देखो, अब यहां पर आप क्या कर सकते हैं, देखो एक बार आप इन दोनों इक्वेशन को एक साथ ले लो और एक बार आप इन दोनों को एक साथ ले लो। तो जब मैं इन दोनों को एक साथ लूंगा तो यहां से मुझे K1 की वैल्यू मिलेगी। देखिए अब जरा ध्यान, सॉरी गलत लिख दिया, ऐसे लिखना था, एक बार आप इन दोनों को साथ में ले लो और एक बार आप इन दोनों को साथ में ले लो। देखिए अगर इसको और इसको मैं साथ में लूंगा तो यहां से मुझे K1 की वैल्यू मिलेगी K1 की वैल्यू क्या मिलेगी, K। और अगर इन दोनों को साथ में लूंगा तो K3 की वैल्यू मिलेगी माइनस K। तो मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ गया होगा। देखिए इस यहां पर K1 K2 K3 की जगह आप A1 A2 A3 भी ले सकते हैं, है ना। वो सिर्फ इसलिए लेते हैं कि K में और A में बिल्कुल एकदम सब सेपरेट हो जाता है, कंफ्यूजन नहीं होता। कंफ्यूजन यहां भी नहीं होगा, याद रखना ये K1 K2 K3 है और जो मैंने यहां पर इसको एज्यूम किया ये K है। तो हम यहां पर K1 K2 K3 को K की टर्म्स में निकालेंगे। तो हमारा K1 K के बराबर आ गया, K1 किसके बराबर आ गया, K के, और स्मॉल K लिख लेता हूं, K1 आ गया स्मॉल K के इक्वल और ये आ गया माइनस स्मॉल K के इक्वल। अब आगे बढ़ते हैं ना। अब आपको क्या करना है, इस K1 और K3 को उठा करके आप इक्वेशन नंबर 2 में रख दो। किसमें रख दो, 2 में। तो देखिए 2 से क्या मिलेगा, नाउ फ्रॉम 2 देखो 2 से आपको क्या मिलने वाला है, जरा ध्यान देना। K1 की जगह क्या रखेंगे, K रखेंगे, प्लस 2K2 मुझे निकालना है, और K3 की जगह क्या रखेंगे, K3 की जगह रखेंगे माइनस K, तो ये माइनस का 3K आएगा इज इक्वल टू में 0। देखो ये प्लस का K है, ये माइनस का 3K है, तो ये बने, ये आएगा 2K2
-2k इक्वल टू में 0। तो यहां से आपको k2 कितना मिल जाएगा, k2 आपको यहां पर मिल जाएगा k के इक्वल। तो ये तीनों वैल्यू आ चुकी मेरे पास, k1 k2 k3। ये आपका k1 है ना, और यहां से आपको मिला k2 और यहां से आपको मिला k3, सॉरी ये k3 और ये k2। अब देखो क्या करना है, पुट k1 k2 एंड k3 इन इक्वेशन नंबर 1, और जैसे आप इसको 1 में पुट करेंगे आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा, फाइनल रिलेशन आपको मिल जाएगी। चलिए पुट कर देता हूं। तो देखो यहां पर क्या होगा, 1 में पुट करेंगे। अब जरा देखो 1 इक्वेशन क्या ये रही, k1 x1 x2 x3 आ रहा है। देखो k1 की वैल्यू k आई, k2 की वैल्यू भी k आई, ये माइनस k आई। तो यहां पर मैं इस रिलेशन को लिखूंगा, तो यानी कि हमारे पास क्या आएगा, देखो k x1 प्लस k x2 माइनस k x3, k x3 इक्वल टू में 0। अब मैं एक काम करता हूं, माइनस वाले को राइट साइड ले जाता हूं, तो यह आएगा k x1 प्लस k x2 और इज इक्वल टू k x3। k को कॉमन ले लो, तो यहां से k को अगर मैं कॉमन लूंगा तो x1 प्लस x2 इज इक्वल टू k x3। k से k कट गया तो मेरे पास आ गया x1 प्लस x2 इज इक्वल टू x3। तो देखो हमारे जो वेक्टर थे वो लीनियरली डिपेंडेंट थे और ये उनके बीच में क्या आ गई, रिलेशन आ गई। तो आप इस रिलेशन में देख सकते हैं कि पावर सबकी 1 है, इसीलिए लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर है। पावर क्या है, 1 है, लीनियरली डिपेंडेंट, और ये इनके बीच में फाइनल क्या आ गई, रिलेशन आ गई। तो इस तरीके से आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखो यहां पर 3 ही टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। कैसे 3 टाइप के, एक तो आपसे चेक करा लेंगे कि बताओ भाई गिवन वेक्टर जो है वो लीनियरली डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है ना। अब या उसमें प्रूव करा लेंगे कि वो लीनियरली डिपेंडेंट है या लीनियरली इंडिपेंडेंट है। दूसरा, यहां पर जैसे इन्होंने कहा कि प्रूव करो कि लीनियरली डिपेंडेंट है। अब ये लीनियरली डिपेंडेंट है, प्रूफ तो हमारा यही हो चुका था कि ये लीनियरली डिपेंडेंट है, लेकिन अगर आपको रिलेशन भी पूछी गई है तो फिर आप आगे बढ़ेंगे। जनरली जब रिलेशन पूछी जाती है तो क्वेश्चन 7 मार्क्स में आता है, और केवल अगर ये पूछा जाता है कि लीनियरली डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है तो वो 2 नंबर में आता है। आगे बढ़ते हैं, और इसके बाद हमारे पास लास्ट क्वेश्चन बचता है ना। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन भी है और लास्ट टाइप का भी है। इसमें इतनी वैरायटी हो सकती है, इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता है। देखिए क्या कहा, फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा फॉर विच द वेक्टर्स आर लीनियरली डिपेंडेंट। ये जो वेक्टर्स हैं ये लीनियरली डिपेंडेंट हैं, पहले ही बता दिया कि ये लीनियरली डिपेंडेंट है, और आपको ये बताना है कि अगर ये लीनियरली डिपेंडेंट है तो यहां पर लैम्डा की वैल्यू क्या होगी, लैम्डा की वैल्यू क्या होगी। देखिए बहुत आसान सा क्वेश्चन है, देखिए कैसे होगा। सबसे पहले तो मैं गिवन वेक्टर्स लिख लेता हूं, है ना। तो मान लेते हैं कि लेट पहला जो वेक्टर है हमारा वो x1 है, तो पहले वेक्टर में क्या 1 -2 और लैम्डा, 1 -2 लैम्डा, ये फर्स्ट वेक्टर आ गया 1 -2 लैम्डा। सेकंड वेक्टर को x2 मान लेते हैं। सेकंड वेक्टर है हमारा 2 -1 5, 2 -1 5, 3 -5 7 लैम्डा, 3 -5 और 7 लैम्डा। ये हमारे पास 3 वेक्टर है, 3 -5 7 लैम्डा, 2 -1 5, 1 -2 और लैम्डा। चलिए तो अब ना पहला स्टेप क्या है कि गिवन वेक्टर्स को हमें क्या करना है, मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखना है, जिसको हम कहते हैं कोफिशिएंट मैट्रिक्स। तो यहां पर मैं लिखने जा रहा हूं अब कोफिशिएंट मैट्रिक्स, ठीक है ना। देखिए पूरा लिखते हैं कोफिशिएंट मैट्रिक्स। कोफिशिएंट मैट्रिक्स का हमारा नाम होता है ए, तो हम इसको ए से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, ए। अब देखिए कोफिशिएंट मैट्रिक्स क्या बनेगी, जरा ध्यान से देखो। पहला वेक्टर पहले कॉलम में लिखा जाएगा, यानी कि 1 -2 और लैम्डा, 1 -2 और लैम्डा। दूसरा वेक्टर दूसरे कॉलम में 2 -1 और 5, 2 -1 और 5, 3 -5 और 7 लैम्डा। ये हमारे पास आ गया। अब यहां पर जरा ध्यान देना, अब आगे क्या करना है। देखो यहां थोड़ा सा प्रोसीजर बदलेगा। ये वेक्टर लीनियरली डिपेंडेंट है, और अगर ये लीनियरली डिपेंडेंट है तो यहां से एक चीज तो कंफर्म है
कि इस मैट्रिक्स की जो रैंक होगी वो 3 से कम आएगी। देखो अगर ये लीनियरली डिपेंडेंट है तो रैंक जो होगी वो नंबर ऑफ वेक्टर से कम आएगी। अब यहां पर नंबर ऑफ वेक्टर कितने हैं जरा ध्यान देना, यहां पर आपके नंबर ऑफ वेक्टर्स हैं 3, तो इसका मतलब इस मैट्रिक्स की जो रैंक है वो 3 से कम आएगी। तो ये बात तो मेरे ख्याल से सभी को समझ में आ गई होगी कि इस मैट्रिक्स की रैंक 3 से कम क्यों आएगी, क्योंकि यहां पर नंबर ऑफ वेक्टर 3 है और लीनियरली डिपेंडेंट है, तो रैंक 3 से कम आएगी। तो मैं यहां पर लिखूंगा, देखिए जरा क्या करेंगे, इस मैट्रिक्स की जो रैंक है, इस मैट्रिक्स की जो रैंक है, रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए, ये जो रैंक है इस मैट्रिक्स की क्या होगी, लेस देन नंबर ऑफ वेक्टर्स। ये नंबर ऑफ वेक्टर से कम होगी, क्यों होगी, देखिए यहां पर भी चलिए एक चीज और लिख देता हूं मैं, सिंस देखिए रैंक जो होगी वो नंबर ऑफ वेक्टर से कम होगी, तो मैं यहां पर लिख देता हूं सिंस वेक्टर्स आर, सिंस वेक्टर्स आर लीनियरली डिपेंडेंट, वेक्टर कैसे हैं, लीनियरली डिपेंडेंट है, देयरफॉर, तो यहां पर हमने लिख दिया देयरफॉर रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए लेस देन नंबर ऑफ वेक्टर, है ना, और इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि रैंक जो होगी वो 3 से कम होगी। अब एक बात बताओ, इस मैट्रिक्स की रैंक अगर 3 से कम है तो क्या इस मैट्रिक्स का जो डिटरमिनेंट होगा वो 0 नहीं होगा। तो सीधी सी बात है, अगर इस मैट्रिक्स की रैंक 3 से कम है तो इसमें से जो 3/3 का डिटरमिनेंट बनेगा, इस मैट्रिक्स का जो डिटरमिनेंट होगा वो 0 होगा। ये आप देखिए, जब मैंने रैंक आपको पढ़ाया था तो वहां पर रैंक निकालने का पहला मेथड हमने पढ़ा था डिटरमिनेंट मेथड। अगर कोई मैट्रिक्स 4/4 की है और उसकी रैंक 4 से कम है तो 4/4 का डिटरमिनेंट 0 होगा। सिमिलरली अगर कोई मैट्रिक्स 3/3 की है और उसकी रैंक 3 से कम है तो उसका जो डिटरमिनेंट है वो 0 होगा। सेम कॉन्सेप्ट यहां पर लगेगा, अगर ये वेक्टर डिपेंडेंट है तो रैंक नंबर ऑफ वेक्टर से कम होगी, और रैंक अगर नंबर ऑफ वेक्टर से कम हुई तो इसका डिटरमिनेंट होगा 0। तो इसका मतलब क्या है, डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0। और अब यहां पर मैं मैट्रिक्स ए का डिटरमिनेंट लिखने जा रहा हूं और उसको क्या करेंगे, 0 को इक्वल पुट कर देंगे, पुट कर दिया हमने। तो यहां पर डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या होगा, यहां पर मैट्रिक्स का साइन हटा के डिटरमिनेंट का लगा देंगे, 1 - 2 लैम्डा 2 - 1 5 3 - 5 और 7 लैम्डा, और इसका जो डिटरमिनेंट है ये 0 है। अब क्या करें, लैम्डा निकालना है यहां पर, तो देखो बहुत सिंपल सा डिटरमिनेंट है, डायरेक्ट एक्सपेंड कर दो। डायरेक्ट जैसे ही आप एक्सपेंड करेंगे आपको यहां पर लैम्डा की वैल्यू मिल जाएगी। तो एक्सपेंड अलोंग, किसी भी रो या कॉलम के अलोंग एक्सपेंड कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो एक्सपेंड अलोंग R1, तो मैं इस डिटरमिनेंट को R1 के अलोंग क्या कर देता हूं, एक्सपेंड कर देता हूं। तो देखिए R1 के अलोंग जब इसको एक्सपेंड करेंगे तो क्या मिलेगा, यहां ध्यान से देखें। नाउ एक्सपेंड अलोंग R1, तो सबसे पहले इस 1 को लिखेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे। देखिए अब ये 1 इस रो में और इस कॉलम में, इन दोनों को छोड़ देंगे, 2/2 का ये डिटरमिनेंट बचा, इसकी वैल्यू लिखेंगे। तो -1 × 7 लैम्डा, माइनस का 7 लैम्डा, है ना, -1 × 7 लैम्डा, माइनस का 7 लैम्डा, माइनस माइनस, उसके बाद 5 × -5 माइनस का 25, माइनस पहले से है तो माइनस माइनस प्लस 25। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, इस 2 को लिखेंगे, इस 2 का साइन क्या होता है, माइनस होता है भाई, प्लस माइनस प्लस, तो -2, फिर से ब्रैकेट लगाएंगे। अब इस रो को और इस कॉलम को हटा देंगे और बचा हमारे पास क्या, ये बचा और ये बचा, 2/2 का डिटरमिनेंट। तो -2 × 7 माइनस का 14 लैम्डा, माइनस साइन आएगा, लैम्डा इंटू -5 माइनस का 5 लैम्डा, और माइनस माइनस प्लस, तो यहां पर आ जाएगा 5 लैम्डा। अब उसके बाद 3 लिखेंगे, 3 का साइन होता है प्लस, और इसके बाद से फिर ब्रैकेट लगाएंगे। अब देखो इस रो को और इस कॉलम को छोड़ देंगे तो -2 × 5 माइनस का 10, तो यहां पर आ जाएगा माइनस का 10। उसके बाद माइनस साइन आएगा, माइनस साइन आएगा, और यहां -1 × लैम्डा, तो माइनस लैम्डा माइनस माइनस प्लस लैम्डा, तो यहां पर आ जाएगा प्लस का लैम्डा। चल अब बस इसको क्या करना है, इक्वल टू में क्या है इसके, 0 है।
बस इसको सिंप्लीफाई करना है और हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहां पर देखो माइनस का 7 लैम्डा प्लस का 25, मल्टीप्लाई करो माइनस माइनस प्लस 28 लैम्डा, और यहां पर अच्छा एक मिनट, दोनों लैम्डा की टर्म्स है ना, हाँ तो एक काम कर लेते हैं, देखो ये कितना बचेगा, माइनस का 14 प्लस का 9, माइनस का 9 लैम्डा बचेगा, माइनस का 9 और माइनस माइनस प्लस 18 लैम्डा, यहां से आपको क्या मिलेगा 18 लैम्डा इस वाले फैक्टर से। आगे चलते हैं, यहां पर देखो +3 और माइनस का 10 तो माइनस का 30, +3 और लैम्डा तो 3 लैम्डा इक्वल टू में 0। नाउ अब यहां पर लैम्डा वाली टर्म्स को ऐड कर लेते हैं। देखो लैम्डा वाली टर्म्स कितनी, 18 + 3 21, 21 में से 7 माइनस करेंगे तो 14 लैम्डा बचेगा प्लस का 14 लैम्डा। अच्छा यहां पर देखो प्लस का 25 है और यहां माइनस का 30 है तो -5 इक्वल टू में 0। तो यहां पर आ गया 14 लैम्डा इक्वल टू में 5। तो यहां से लैम्डा की वैल्यू आ गई आपके पास 5/14 एंड दिस इज द फाइनल आंसर। और यही यहां पर लैम्डा की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी थी। तो देखिए ये हमारे पास इसमें लास्ट टाइप था जो पूछा जा सकता है, लीनियर डिपेंडेंस और इंडिपेंडेंस ऑफ वेक्टर। इससे ज्यादा वैरायटी इस टॉपिक में नहीं है। मैंने हर वैरायटी का क्वेश्चन आपको करा दिया है और हर वैरायटी का क्वेश्चन आपको डीपीपी में भी दिया है। ये डीपीपी के सारे क्वेश्चन आप सॉल्व करें, आंसर सबके लिखे हुए हैं, तो ये टॉपिक आपका 100% तैयार हो जाएगा। अब इस टॉपिक से चाहे कोई भी क्वेश्चन आए आप कर सकते हैं, है ना। तो देखिए यहाँ पर 4 डीपीपी के क्वेश्चन है आपके पास, चारों के चारों बहुत आसान है, जैसे मैंने कराया बिल्कुल वैसे ही है। इनको आप सॉल्व करें और उसके बाद हम पढ़ेंगे अब आगे नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है। तो यहां पर ये लेक्चर हमारा कंप्लीट हो गया है। इन सभी क्वेश्चन को आप अच्छे से प्रैक्टिस करें, फिर अगले लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे जहां पर हम पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स मैट्रिसेस, है ना। कॉम्प्लेक्स मैट्रिसेस तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन वहां से भी जनरली वैसे 2 ही नंबर का क्वेश्चन आता है, लेकिन कभी कभी 7 मार्क्स का भी आता है। लेकिन टॉपिक इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमें 2 मार्क्स का है या 7 मार्क्स का है उस बात से मतलब नहीं है, हमें पढ़ना पूरा है। मैं आपको 100% सिलेबस कंप्लीट कराऊंगा, कोई भी टॉपिक नहीं आपको छुड़वाऊंगा। यहां पर अगर आप पढ़ते हैं तो आपको आसानी से 70 आउट ऑफ 70 मार्क्स स्कोर आप कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी आप इन क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिए। ओके, थैंक यू सो मच।